हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट देखेंगे BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एकलव्य इग्नू, यहाँ पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु के काव्य की प्राचीन प्रवृत्तियों और काव्य की पृष्ठभूमि प्रवृत्तियों पे प्रकाश डालिए। यानी भारतेंदु जी के युग में जो काव्य था यानी जो कविता थी उसकी जो प्राचीन प्रवृत्तियां थी, ठीक है, किस टाइप का काव्य होता था, किस तरीके का काव्य लिखा जाता था, और उसका जो काव्य पृष्ठभूमि यानी उसके उस समय जो बैकग्राउंड था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य है उसकी शुरुआत ही भारतेंदु युग से मानी जाती है। ठीक है, भारतेंदु जी जो थे ये मात्र 35 साल के आसपास ही जिए थे, यानी इतने साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई और फिर भी इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य जगत को ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं, ऐसी कविताएं, ऐसे नाटक दिए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी साहित्य को अमर बना देते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं यहाँ से आधुनिक काल है इसकी शुरुआत मानी जाती है और इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, उनके समय में हिंदी कविता एक संक्रमण काल से गुजर रही थी, यानी इनका जो समय था उस समय में हिंदी कविता क्या थी, एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। अब संक्रमण काल का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको भी मैं आगे समझाऊंगा। पहले देखो, एक और रीतिकालीन काव्य परंपरा का प्रभाव बना हुआ था, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक विचारों का उदय हो रहा था। ठीक है, यानी संक्रमण हो रहा था। कहने का मतलब है कि देखो, आधुनिक काल से पहले क्या था, रीतिकाल था। अब रीतिकाल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। रीतिकाल जो था, रीतिकाल में अलग कवि थे, ठीक है, वो अलग तरीके से लिखते थे, खासकर ये दरबारी कवि होते थे। फिर बाद में रीतिकाल खत्म होता है और आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में क्या था, आधुनिक काल के समय में अगर हम देखें तो इस समय में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के समय शासन था तो समाज अलग तरीके का था, रीतिकाल के समय में समाज अलग तरीके से था। तो रीतिकाल से आधुनिक काल की तरफ हमारा काव्य आ रहा था। ठीक है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, इसको संक्रमण काल कहा जाता है। यानी रीतिकाल जो परंपरा थी ये भी आपको इस समय के काव्य में दिखेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना, यानी जो अंग्रेजों के समय में जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से राष्ट्रीय चेतना भी देखने को मिलेगी, सामाजिक सुधार, आधुनिक विचार, इन सब का उदय हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी उसमें राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों को जागरूक कराए देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, समाज में सुधार लाने का प्रयास किया अपने साहित्य के द्वारा। आधुनिक विचारों का उदय भी आप देखोगे तो इसी समय हो रहा था। इसलिए भारतेंदु के जो काव्य है, उनकी जो कविता है, इसमें प्राचीन और नवीन, ठीक है, दोनों प्रवृत्तियों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यानी इनकी जो कविता है ना, इसमें प्राचीन और नवीन दोनों प्रवृत्ति दिखेगी। यानी रीतिकालीन जो साहित्य लिखने का तरीका था वो भी दिखता है और जो नवीन यानी आधुनिक काल में जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। फिर इनके काव्य की पृष्ठभूमि को देखें तो उस समय की जो राजनीतिक सिचुएशन थी, राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक, साहित्यिक और जो सांस्कृतिक परिस्थिति थी उससे निर्मित हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे निर्मित होता है, जैसे ही उस समय में सिचुएशन होती है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हमारा जो साहित्य होता है वो उस समय के समाज के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है। आप आज से 100 साल पुरानी रचनाओं को पढ़ोगे और आज के समय में लिखी जा रही रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको अंतर क्लियर दिखेगा। ठीक है, पहला पॉइंट है राजनीतिक पृष्ठभूमि। यानी भारतेंदु का युग जो था अंग्रेजी शासन का समय था। इस समय क्या था, देश गुलाम था। किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों का शासन और ज्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, यानी 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों का शासन जो था और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसको इन्होंने क्या करा, भंग कर दिया था। ठीक है, और देश में आर्थिक शोषण किया जा रहा था, बहुत ज्यादा लोगों से कर यानी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जनता की जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। राष्ट्रीय चेतना को जन्म यानी राष्ट्रीय चेतना का जन्म हो रहा था, लोग अपने देश के प्रति जागरूक हो रहे थे, देश के प्रति लोगों के मन में सम्मान पनप रहा था। ठीक है, और लोग क्या चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो जाए, किससे, अंग्रेजों से आजाद हो जाए। ठीक है, यानी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया इस समय के जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसने। फिर इन परिस्थितियों ने भारतेंदु को देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता लिखने की प्रेरणा दी। अब इस समय में जो देश की सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए भारतेंदु जी ने क्या करा, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविताएं जो थी लिखी थी। अगला पॉइंट है सामाजिक पृष्ठभूमि। यानी उस समय भारतीय समाज जो था अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। यानी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां यानी बुराइयां थी। जाति भेद था,
जाति को लेकर भेदभाव होता था, छुआछूत, ऊंच नीच, असमानता, ठीक है, बाल विवाह होता था, स्त्री को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, अंधविश्वास बहुत था, रूढ़िवादिता थी, ये सब चीजें समाज में फैली हुई थी। तो राजा राममोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये सब क्या थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने प्रयास किया कि समाज में सुधार आए, ठीक है, लोग इन कुरीतियों से बाहर निकले। और इसी चीज का प्रभाव जो था साहित्य पे पड़ा, लिटरेचर पे भी यही चीजें कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती हैं। फिर भारतेंदु जी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का संदेश दिया, ठीक है, यानी इन्होंने अपना लेखन ऐसा करा कि जिससे समाज में सुधार हो सके, लोग कुरीतियों यानी बुराइयों से बाहर निकल सके। अगला पॉइंट है साहित्यिक पृष्ठभूमि। भारतेंदु से पहले हिंदी साहित्य पर रीतिकाल का प्रभाव था, क्योंकि देखो भारतेंदु आधुनिक काल के कवि हैं, इनसे पहले जो था वो रीतिकाल था। तो रीतिकाल का भी प्रभाव था साहित्य में। तो कविता का जो मुख्य विषय होता था उसमें श्रृंगार यानी प्रेम, ठीक है, प्रेम, नायिका भेद जो होता है इसमें, मतलब जो किसी कविता या फिर किसी कहानी में जो कैरेक्टर होते हैं, जो महिला स्त्री जो कैरेक्टर होते हैं उसके अलग अलग प्रकार दिखाए जाते हैं, ठीक है, ये सब नायिका भेद में आ जाता है। 8 प्रकार होते हैं इसके, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना आपको पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है। उस समय जो थी रचना उसमें श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, प्रेम भावना देखने को मिलेगी, नायिका भेद और अलंकार, इन सब चीजों का खूब प्रदर्शन होता था। कब? रीतिकाल में। फिर भारतेंदु जी ने इस संकीर्ण परंपरा से बाहर निकलकर, यानी इस परंपरा को छोड़ा, इससे बाहर निकल के राष्ट्रीय, सामाजिक और मानवीय विषयों को कविता का आधार बनाया, ठीक है, यानी राष्ट्र के विषय पे लिखा, समाज के विषय पे लिखा, समाज की बुराइयों पे लिखा, और जो मानवीय विषय यानी मानव से संबंधित जो विषय थे इसके बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा दे दी। अब ये वाला जो पुराना पैटर्न चल रहा था इसको छोड़कर एक नई दिशा इन्होंने दी, लोगों ने इस दिशा पे लिखना शुरू करा। अगला पॉइंट है प्राचीन प्रवृत्तियां। भारतेंदु के काव्य में अनेक प्राचीन प्रवृत्तियां भी मिलती है। इन्होंने भक्ति भावना, कृष्ण राम संबंधी विषय, ब्रज भाषा का प्रयोग, छंदों का पालन और अलंकारों का उपयोग किया, ठीक है, यानी भारतेंदु जी जो लिखते हैं इसमें भक्ति भावना भी देखने को मिलेगी और कृष्ण राम संबंधी विषय, ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है, ठीक है, और छंदों का पालन और अलंकारों का प्रयोग भी होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, देखो भारतेंदु जी के समय में जो लेखन होता था वो दो तरीके से होता था। यानी जैसे गद्य हो, मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कहानी है, ठीक है, गद्य है, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये सब तो खड़ी बोली में लिखा करते थे ये, ठीक है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। लेकिन जब काव्य यानी कविता लिखा जाता था तो उसमें ये क्या करते थे, पद्य लिखने में, कविता लिखने में ये लोग जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया करते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इनके काव्य में परंपरा के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है, और इस प्रकार वो पूरी तरीके से परंपरा से अलग नहीं हुए। ये नहीं था कि पूरी तरीके से जो परंपरा चली आ रही थी उससे अलग हो गए, बस इन्होंने क्या करा, अपने टॉपिक बदले, विषय बदले। आधुनिक प्रवृत्तियों का समावेश। भारतेंदु ने कविता को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, यानी इनके हिसाब से कविता जो थी वो मनोरंजन का साधन नहीं है केवल। इन्होंने कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना जगाना, स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम, सामाजिक सुधार, यानी इस कविताओं के माध्यम से समाज में सुधार आ सके, शिक्षा मिल सके, नारी जागरण यानी नारी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पनपे, ठीक है, नारियों को शिक्षा दी जाए, समाज में उनके साथ जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, आर्थिक शोषण, अकाल, कर व्यवस्था, जनजीवन की जो समस्या थी, इन सभी टॉपिक को लिया इन्होंने और अपनी कविता का विषय बनाया, और इन सभी टॉपिक पे इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, ठीक है। इससे हिंदी कविता का विषय क्षेत्र जो था वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया, ठीक है, यानी पहले कुछ क्या होता था, इससे पहले प्रेम पे लिखते थे, नायिका भेद पे लिखते थे, कुछ लिमिटेड टॉपिक होते थे उसी पे लिखते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों पे लिखना शुरू करा, तो मतलब इनका विषय क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया। अगला पॉइंट है भाषा और शैली। भारतेंदु ने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली को भी महत्व दिया, यानी ब्रज भाषा में तो लिखते थे, खड़ी बोली में भी लिखते थे। इनकी भाषा जो थी वो सरल थी, प्रभावशाली थी और जन सामान्य के निकट होती थी। इन्होंने कविता को जनता से जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, कविता को क्या करते थे, जनता से जोड़ने का प्रयास किया, यानी जनता के जीवन के जो मुद्दे हैं, ठीक है, जीवन की जो समस्या है उस पर इन्होंने लिखना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं जनता इनकी कविताओं से जुड़ पाई और भाषा को आधुनिक स्वरूप भी इन्होंने ही प्रदान किया। अगला पॉइंट है भारतीय नवजागरण का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण का प्रभाव जो था साहित्य पर आपको देखने को मिलता है, यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण का प्रभाव, ठीक है, किसमें दिखा, साहित्य में दिखा। शिक्षा का प्रसार हो रहा था, मुद्रणालय जो था इनका विकास हो रहा था, समाचार पत्र हो गए, प्रकाशन हो गया, पश्चिमी विचार हो गए, ठीक है, इनके संपर्क ने जो हमारा साहित्य है, जो हमारा लिटरेचर है, इसको एक नई दिशा दी थी। तो भारतेंदु ने इस इन सभी प्रभावों को अपनी कविता में स्थान दिया।
अगला है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। भारतेंदु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने जो प्राचीन साहित्यिक परंपरा थी उसको पूरी तरीके से छोड़ा नहीं, यानी जो रीतिकाल की जो लेखन शैली थी, लेखन तरीका था, लेखन परंपरा था, उसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, बल्कि जो आधुनिक जीवन मूल्य है उसके साथ उसको जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, विषय जो थे और विस्तृत हो गए। इसलिए उनके काव्य में भक्ति और राष्ट्रभक्ति, श्रृंगार और समाज सुधार, परंपरा और नवीनता, सभी का क्या है, संतुलित रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य जो था आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का आधार है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनका काव्य क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार बना। उनकी कविता की पृष्ठभूमि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में निर्मित हुई, जबकि उनकी प्राचीन प्रवृत्तियां जो थी वो भारतीय काव्य परंपरा से जुड़ी रही। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार तो है, इन्होंने पूरी तरीके से जो पहले की जो रीतिकालीन परंपरा थी उसको नहीं त्यागा, लेकिन नए विषयों को उन्होंने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जो इन्होंने लोगों को जागरूक करा, देश के प्रति देश प्रेम, देश भाव, ये चीजें उन्होंने लोगों के मन में जगाना शुरू किया। ठीक है, इनकी कविताएं जो थी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, बल्कि लोगों को जागरूक करने का माध्यम थी। अगला प्रश्न है, छायावाद की अंतर्वस्तु विषय पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, यानी जो छायावादी कवि हैं या छायावाद का जो समय था, उस समय में जो लिखते थे, कौन से विषयों पे लिखते थे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बताना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद जो है इसका विशेष स्थान है। ठीक है, 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय था, इस समय, ये जो समय है, ये एक प्रमुख काव्य आंदोलन माना जाता है। छायावाद ने हिंदी कविता को नई संवेदना दी, नई भाषा, नई अभिव्यक्ति प्रदान की, क्योंकि छायावादी कवि जो थे ये भी एक नए विषय वस्तु को लेकर आए थे जिस पे लिखा करते थे। ठीक है, तो अ, इसकी बाह्य विशेषता, भाषा, शैली, प्रतीक जो है, इसकी जो बाहरी विशेषताएं हैं, इसकी भाषा, इसकी शैली, इसके प्रतीक जो हैं, वो क्या है, वो इसकी अंतर वस्तु यानी इसका जो कंटेंट है, उसमें मनुष्य के आंतरिक जीवन, भावनाओं, प्रकृति, प्रेम और रहस्य और मानवता, स्वतंत्र चेतना से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब देखो, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि छायावाद जो है ना, छायावाद के समय में जो कवि थे, जैसे जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे और महादेवी वर्मा थे, ये चार क्या कहलाते हैं, ये चारों कहलाते हैं छायावाद के स्तंभ। ठीक है, इन चारों ने क्या करा, इन चारों ने अपने कविताओं में, अपने काव्य में इस तरीके की चीजें लेकर आए, जैसे लोगों का जो जीवन था, जीवन से संबंधित चीजों को लिखने लगे, लोगों की भावनाओं के ऊपर लिखने लगे, प्रकृति यानी नेचर के बारे में, नदी, पेड़, पौधे, पहाड़, ठीक है, तितली, झरना, ऐसी चीजों को लिखने लगे, प्रेम के बारे में, रहस्य के बारे में, मानवता और स्वतंत्र चेतना, इन सब चीजों को अपनी कविताओं में का इन्होंने विषय बनाया। तो ये बिल्कुल अलग समय था। ठीक है, इसीलिए ये हमारे काव्य आंदोलन में प्रमुख हिस्सा माना जाता है 1918 से लेकर 1936 तक, जिसको छायावाद का समय माना जाता है। ठीक है, तो यही समझना है हमको। तो अब समझते हैं कि छायावाद के समय में जो कविताएं थी उसमें आखिर क्या चीजें हैं। तो देखिए, इसमें आत्म अनुभूति और व्यक्तिवाद, यानी छायावाद की सबसे प्रमुख जो अंतर वस्तु है, यानी जो सबसे प्रमुख कंटेंट है, वो है आत्म अनुभूति। यानी इस युग में कवि जो थे वो बाहरी संसार की अपेक्षा अपने मन, अपनी भावना, अपने अनुभव को ज्यादा महत्व देते थे। यानी मन के अंदर जो चीजें चलती हैं, मन के अंदर जो विचार चलते हैं, ठीक है, मन में जो भावनाएं आती हैं, हमारे जो अंदरूनी अनुभव होते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा, उसके महत्व को इन्होंने समझाया। और उसकी कविता जो थी व्यक्तिगत सुख दुख, आशा निराशा, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बन गई। ठीक है, यानी इस समय की अगर हम कविताओं को देखें तो इसमें व्यक्तिगत जो सुख दुख होता है, लोगों की जो आशाएं होती हैं, जो निराशा होती है, जो उनके मन में चल रहा द्वंद्व होता है, ठीक है, जो संवेदनाएं हैं, जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, उन सारी चीजों के बारे में इन्होंने खुलकर लिखा है। फिर प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग, यानी इनकी कविताओं में आपको प्रकृति का वर्णन जरूर मिलता है। ठीक है, तो छायावादी कविता में प्रकृति केवल दृश्य नहीं है बल्कि जीवंत साथी, यानी प्रकृति को जीवंत दिखाया गया है। ठीक है, जीवित दिखाया गया है, जैसे पर्वत हो जाएंगे, नदी हो जाएंगे, फूल, चांद, बादल, पवन, वर्षा, ठीक है, इन सब के माध्यम से कवि जो हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच में इन्होंने गहरा भावात्मक संबंध भी स्थापित करा है। तो छायावाद की जो कविताएं होती है, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रकृति चित्रण जरूर लिखना है। ठीक है, फिर प्रेम और सौंदर्य की भावना, यानी छायावाद में प्रेम का जो स्वर है वो बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक है। ठीक है, प्रेम के बारे में भी इन्होंने लिखा है, और प्रेम इनके हिसाब से क्या है, पवित्र है। यहाँ पे प्रेम जो है केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण तक सीमित नहीं है, कि मतलब स्त्री पुरुष है उनके बीच में एक आकर्षण है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आकर्षण, ऐसा नहीं है केवल, बल्कि ये जो प्रेम है ना, इसको आत्मा से, प्रकृति से, संपूर्ण मानवता से, ठीक है, जोड़कर दिखाया गया है। सौंदर्य का चित्रण भी अत्यंत कोमल और भावपूर्ण है।
अगला पॉइंट है रहस्यवाद और आध्यात्मिक चेतना। तो छायावादी कवियों ने जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया है। तो छायावादी जो कवि थे इन्होंने क्या करा, जीवन और प्रकृति के जो रहस्य थे उसको समझने का प्रयास किया, उसको अपने लेखन में इन्होंने लिखा है। ठीक है, इनकी कविता में आपको ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, अनंत शक्ति के बारे में, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। विशेष रूप से महादेवी वर्मा प्रसाद की कविताओं में रहस्यवादी भाव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है मानवतावाद और करुणा। तो छायावाद की अंतर वस्तु में मानवता का विशेष महत्व है। ठीक है, छायावाद जो है इसमें आपको मानवता, छायावाद में आपको मानवता के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें जो मनुष्य का दुख है, ठीक है, उसकी पीड़ा है, जो उसके संघर्ष हैं, वो जीवन में जो संघर्ष करता रहता है, हमेशा विचलित रहता है, जो उसकी संवेदनाएं हैं, इसको समझाया गया है। ठीक है, छायावाद इन सब चीजों को समझता है, इसके बारे में लिखा है। निराला जी की कविता में अगर आप देखोगे तो गरीब, श्रमिक, शोषित वर्ग जो है इसके प्रति गहरी सहानुभूति आपको मिलेगी। इसी इससे छायावाद जो है केवल भावुक काव्य ना रहकर मानवीय मूल्यों का काव्य बन चुका है। ठीक है, ये केवल आपको इमोशनल नहीं करता है, बल्कि ये मानव मूल्यों के बारे में भी आपको बताता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना। यद्यपि छायावाद मुख्यतः भाव प्रधान काव्य है, फिर भी इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव नहीं है। ठीक है, ये भाव प्रधान काव्य है, इसका मतलब ये मत सोचना राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में नहीं लिखा है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, इनके काव्य में प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति चित्रण भी मिलेगा, तो देशभक्ति भी दिखेगी। ठीक है, तो उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय में क्या था, देश गुलामी था। तो इसलिए अनेक कविताओं में आपको देश प्रेम दिखेगा, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक गौरव की भावना दिखेगी, अपना जो गौरवशाली इतिहास है भारत का, उसका वर्णन भी आपको छायावादी जो लेखन है उसमें आपको देखने को मिलता है। फिर नारी के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टि। छायावादी कविता में नारी को केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं माना गया, यानी एक सुंदर स्त्री, उसके नैन नक्श, उसके रंग रूप के बारे में बताना, केवल इतना नहीं माना गया। उसे एक संवेदनशील, उसको स्वतंत्र, यानी नारी को संवेदनशील माना गया है, उसको स्वतंत्र माना गया है। ठीक है, उनको प्रेरणादायी और सम्मानीय व्यक्तित्व के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं इसमें नारी चेतना का बहुत ही प्रभावशाली आपको स्वर मिलता है। ठीक है, नारियों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी कविताओं में। कल्पना और भावुकता दोनों का मिश्रण यानी समन्वय। तो छायावाद की जो अंतर वस्तु है यानी उसका जो कंटेंट है उसमें कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी ये काल्पनिक चीजों को भी लिखा गया है इसमें। कवि जो है वो कल्पना के माध्यम से जीवन की जो गहरी सच्चाई है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, फिर भावुकता, कोमल संवेदना, कलात्मक अभिव्यक्ति, इसके कारण छायावादी कविता जो है बहुत ही ज्यादा क्या बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी छायावाद की अंतर वस्तु मनुष्य के, यानी छायावाद का जो कंटेंट है उसमें मनुष्य के जो आंतरिक जीवन है, ठीक है, प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, रहस्य, मानवता, स्वतंत्र चेतना, इन सब चीजों का चित्रण मिलता है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मानव की जो सुख दुख है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसके संघर्ष है, उसके बारे में पता लगता है, महिलाओं के बारे में पता लगता है। ठीक है, देश प्रेम के बारे में भी रचनाएं मिलती हैं, और इसलिए छायावाद जो है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, बेस्ट टाइम माना जाता है, और इसकी अंतर्वस्तु जो है, इसका जो कंटेंट है वो आज भी मानवीय संवेदना, सौंदर्य बोध और जीवन दर्शन के कारण आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसका रेलिवेंस है, आज भी इसका महत्व है। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युग का परिचय देते हुए उस युग के प्रमुख कवियों के योगदान को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आपको द्विवेदी युग के बारे में बताना है, और उस समय के जो कवि थे उन्होंने क्या लिखा है, क्या उनका योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में, उसके बारे में बताना है। साथ ही द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को बताना है, यानी उस समय में क्या साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, किस तरीके से साहित्य लिखा जाता था, किन फैक्टर को, मतलब कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो देखो, भारतेंदु युग के बारे में हमने पढ़ा, इसको कहा जाता है आधुनिक काल। फिर भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य के विकास में जो द्विवेदी युग है, ठीक है, ये भी आधुनिक काल में ही आता है, क्योंकि भारतेंदु के बाद सारा जो है वो आधुनिक युग में है। यानी भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी युग जो था ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसका समय जो है वो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में भाषा का परिष्कार, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, नैतिक आदर्श तथा खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। यानी ये जो समय था, इस समय में क्या हुआ था, 1900 से लेकर 1918 जो ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में भाषा जो थी बहुत ही परिष्कृत थी, व्याकरण का बहुत प्रयोग किया जाता था, साफ सुथरी भाषा होती थी। ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना, यानी देश इस समय में भी गुलामी था। ठीक है, तो देश
के लोगों को देश के प्रति जागरूक करना, उनमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाना, अपने इतिहास के बारे में, ठीक है, गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना, ये सारी चीजें थी। समाज में कमियां थी, कुरीतियां थी, तो समाज सुधार भी था, ठीक है, इस समय में। फिर खड़ी बोली का जो विकास है वो भी इस समय में देखने को मिलता है। यदि भारतेंदु ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको व्यवस्थित दिशा प्रदान की है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा सा इंट्रो जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग भारतीय नवजागरण, राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधारों का युग था। यानी इस समय में नवजागरण हो रहा था, ठीक है, लोग जागरूक हो रहे थे, अपने देश के प्रति एक नई चेतना का विकास हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चलते थे इस समय देश में, ठीक है, और सामाजिक सुधारों का ये युग था। अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का शासन बहुत गलत था, लोगों के साथ बहुत गलत होता था, ठीक है, यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। शिक्षा का प्रसार हो रहा था, समाचार पत्रों का विकास हो रहा था, सामाजिक जागृति यानी समाज में लोग जागरूक हो रहे थे, ठीक है। और इसके कारण क्या था, साहित्य का उद्देश्य जो था वो केवल मनोरंजन करके ना करके बल्कि समाज को और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका था। यानी इस समय में जो हमारा साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि समाज का निर्माण करना था, राष्ट्र का निर्माण करना था, ठीक है, ये इसका उद्देश्य बन चुका था। इस युग में कविता को लोकहित और राष्ट्रहित का माध्यम माना गया, यानी जनता का भी हित करेगी और देश का भी हित करेगी कविता, ठीक है, ये माना गया था। अब द्विवेदी जी जो हैं इनका योगदान क्या है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इस युग के मार्गदर्शक थे, ठीक है, इन्होंने ही दिशा दिखाई थी। इन्होंने कवियों को राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी। यानी राष्ट्र के विषय पे लिखो, समाज की जो बुराइयां हैं उसके लिए लिखो, नैतिक विषय पे लिखने की इन्होंने प्रेरणा दी। भाषा जो थी वो सरल थी, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता था, व्याकरण सम्मत, सबसे बड़ी जो चीज है याद रखना, ये जब भी द्विवेदी युग की बात आए तो आपको ये जरूर लिखना है व्याकरण सम्मत, यानी जो इस समय में लिखा जा रहा था वो व्याकरण सम्मत था, व्याकरण के हिसाब से सही चीज लिखी जाती थी, ठीक है। साहित्य को जनहित से इन्होंने जोड़ा, इसी कारण ये काल जो था उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर है मैथिली शरण गुप्त का योगदान। तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के सबसे प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं में भारत भारती, ठीक है, यानी मैथिली शरण गुप्त जो थे इस युग के क्या थे, सबसे प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचना थी इसमें भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना है, साकेत हो जाएगी, यशोधरा हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर इसमें राष्ट्रीय भावना, भारतीय संस्कृति, हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, आदर्श जीवन का चित्रण इनके साहित्य में आपको देखने को मिलता है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। आपने देखा था कि पहले ब्रज भाषा का प्रयोग होता था खासकर काव्य में, इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया, जिससे कि जो काव्य की भाषा थी वो और ज्यादा सुंदर और समझने योग्य हो गई, आसान हो गई, सरल हो गई, ठीक है। फिर राष्ट्रभक्ति को नई ऊंचाई इन्होंने प्रदान की। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का योगदान। हरिओत जी जो है इन्होंने हिंदी कविता को कलात्मकता और परिष्कृत भाषा भी प्रदान की। इनकी प्रसिद्ध कृति थी प्रिय प्रवास, ठीक है, याद रखना, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला सफल महाकाव्य इनकी रचना मानी जाती है। और इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हुए भारतीय संस्कृति और आदर्शों को भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करा, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य में अगर हम देखें, खड़ी बोली में जो सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है वो हरिओत के द्वारा लिखा हुआ है प्रिय प्रवास, ठीक है। और संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग करा है, तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी का योगदान। तो राम नरेश त्रिपाठी ने जो गांव का जीवन है, ठीक है, प्रकृति यानी नेचर, मानवता, राष्ट्रीय चेतना, इनको अपनी कविताओं का विषय बनाया। इन्होंने प्रकृति के ऊपर लिखा, मानवता के ऊपर लिखा, राष्ट्रीय चेतना के ऊपर लिखा, ठीक है, गांव के जीवन के ऊपर लिखा। इनकी भाषा बहुत ही सहज होती थी, सरल होती थी, भावपूर्ण होती थी, आसानी से कोई भी समझ सकता था, मनुष्य इससे अपने आप को जोड़कर देख सकता था। इन्होंने जो सामान्य जनजीवन था, यानी लोगों का जो जीवन होता है, ठीक है, उनकी जो डेली लाइफ होती है, उसको कविता से जोड़कर हिंदी साहित्य को और ज्यादा व्यापक बना दिया। क्योंकि सामान्य लोगों पे कम ही राइटर लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य लोगों पे, सामान्य जनजीवन पे लिखा है, ठीक है। फिर द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियां, यानी द्विवेदी युग का जो साहित्य है इसकी क्या प्रवृत्तियां थी। तो इस समय जो साहित्य लिखा जाता था उसमें राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति को महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये जो युग था ये वही युग है जिस समय हमारा देश गुलाम रहा है, ठीक है, देश गुलाम था इस समय में भी। तो इस युग में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो थी राष्ट्रीय भावना, लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जगानी है, राष्ट्र के प्रति इनको जागरूक करना है, ठीक है। कवियों ने भारत के गौरवशाली अतीत
और स्वतंत्रता की प्रेरणा और मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपनी कविता का इन्होंने मुख्य विषय बनाया था। साहित्य जो था वो राष्ट्रीय जागरण का सशक्त माध्यम बन पाया इनके समय में, ठीक है। फिर समाज सुधार और नैतिक आदर्श, यानी इस समय की जो रचनाएं थी उसमें समाज में जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ लिखा जाता था ताकि समाज में सुधार आ सके, ठीक है। तो बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, जाति भेद हो गया, अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, सामाजिक बुराइयों का, इन सभी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया जाता था। और आदर्श चरित्र, नैतिक जीवन, सामाजिक सुधार पे विशेष बल दिया जाता था, यानी हमको समाज में सुधार लाना है, ठीक है। इन अंधविश्वासों से निकलना है, जाति भेद नहीं मानना है। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है समय के साहित्य से। अगला पॉइंट है खड़ी बोली का विकास और भाषा परिष्कार। तो इस युग में खड़ी बोली जो थी, हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी जो है इसको इस समय में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। भाषा को इन्होंने सरल, स्पष्ट और व्याकरण सम्मत तथा प्रभावशाली बनाया था, ठीक है। और तत्सम शब्द यानी संस्कृत के जो शब्द है इसका भी खूब प्रयोग किया हुआ है। और भाषा में अनुशासन देखने को मिलता है, व्याकरण सम्मत भाषा देखने को मिलती है, ठीक है। फिर शिक्षात्मक उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यानी द्विवेदी युग जो है इसमें जो साहित्य था वो उसका उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि लोगों को साहित्य के द्वारा शिक्षित करना था, यानी ये समाज को शिक्षित करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना चेतना जगाना, ये इसका उद्देश्य होता था। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी द्विवेदी युग जो है हिंदी साहित्य का निर्माण काल माना गया है। इस युग ने भाषा को परिष्कृत किया, खड़ी बोली को स्थापित किया तथा साहित्य को राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्य प्रदान किया। द्विवेदी युग के जो साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी जिसमें आपको राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नैतिकता, भाषा परिष्कार, शिक्षात्मकता, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार, इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में मैं आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जो थे आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और द्विवेदी युग जो था उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली जो है इसको खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ साथ कविता को राष्ट्र, समाज और मानव जीवन से जोड़ा, ठीक है। यानी कि खड़ी बोली में अपनी काव्य लिखते थे, कविताएं लिखते थे, और राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, मानव जीवन के बारे में भी इन्होंने कविताएं लिखी है, ठीक है। इन्होंने काव्य में भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरव को बताया, देश की जो पराधीनता की पीड़ा है, यानी जो देश गुलाम है उसमें जो लोगों को दुख उठाने पड़ रहे हैं उसके बारे में, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, नारी के प्रति सहानुभूति और मानव मात्र के कल्याण की भावना भी यहाँ पे व्यक्त हुई। उनकी रचनाओं के पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र केवल अतीत के चरित्र नहीं है बल्कि आधुनिक मानव मूल्यों के प्रति प्रतिनिधि बन के सामने आते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय जागरण के कवि। मैथिली शरण गुप्त जो है इनका रचना काल जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और नव जागरण का समय था। उस समय क्या था देखो, विदेशी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, जिस कारण देश में राजनीतिक पराधीनता, यानी हमारा देश जो था राजनीतिक रूप से देखें तो गुलाम था, आर्थिक शोषण हो रहा था, सांस्कृतिक हीनता, ठीक है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ऐसे समय में गुप्त जी ने कविता को राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र को जगाने का एक माध्यम बनाया है, ठीक है। इन्होंने भारतीयों को अपनी शक्ति पहचानने, पराधीनता से मुक्त होने और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझने की प्रेरणा इन्होंने दी है। अगला पॉइंट है भारत भारती में राष्ट्रीय भावना। गुप्त जी की जो राष्ट्रीय भावना है इसका सर्वाधिक प्रभावशाली रूप जो है उनकी जो रचना है भारत भारती इसमें देखने को मिलती है। इसमें क्या है, इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। कवि जो है भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराकर जनता में आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, ठीक है। वर्तमान की जो दुर्दशा है इस पे चिंता व्यक्त करना चाहते हैं और उज्जवल जो भविष्य है इसके बारे में ये लिखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता में सांस्कृतिक गौरव। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है, ठीक है। इन्होंने हमारा जो भारत का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, हमारा जो धर्म है सनातन और जो संस्कृति है, इससे इनकी जो राष्ट्रीय चेतना थी वो गहराई से जुड़ी हुई थी। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, बुद्ध और यशोधरा जैसे जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, इनके माध्यम से इन्होंने त्याग, कर्तव्य, संयम, सेवा और लोक मंगल जैसे जो भारतीय आदर्श है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, उर्मिला जी के बारे में, बुद्ध जी के बारे में, यशोधरा जी के बारे में लिखा है, ठीक है। और उससे क्या समझाया है हमको, त्याग के बारे में, कर्तव्य के बारे में, संयम के बारे में, सेवा के बारे में, लोक मंगल जैसी जो भावनाएं हैं, आदर्श हैं, उसके बारे में बताया है, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। गुप्त जी ने महसूस किया कि विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करने से पहले
भारतीय समाज को अपनी आंतरिक कमजोरियों से मुक्त होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम विदेशी शासन से मुक्ति तो हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको अपने समाज के अंदर जो कमजोरी है, ठीक है, जो बुराइयां हैं, हमें उससे मुक्त होना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पे जाति भेद है, छुआछूत है, धार्मिक संकीर्णता है, ठीक है, सामाजिक असमानता है, स्त्री की उपेक्षा की जाती है, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया जाता है। तो ये सारी हमारी बुराइयां हैं, हमें अपनी बुराइयों को खत्म करना है, कुरीतियों को खत्म करना है। फिर नारी सुधार और उपेक्षित स्त्रियों की प्रतिष्ठा। मैथिली शरण गुप्त के समाज सुधार संबंधी जो विचार हैं, इसका सबसे उल्लेखनीय पक्ष क्या है? नारी दृष्टि। इन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा है, महिलाओं की पीड़ा के बारे में लिखा है। ठीक है, इन्होंने भारतीय समाज में जो महिलाएं उपेक्षित होती हैं, जो इग्नोर की जाती हैं, ठीक है, ऐसी स्त्रियों की पीड़ा को लिखा अपनी कविता में। साकेत जो इनकी रचना, इसमें इन्होंने उर्मिला, ठीक है, यानी जो उर्मिला हैं उनको यशोधरा में और विष्णुप्रिया में, विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया जैसे जो पात्र हैं इसके उदाहरण हैं। ठीक है, फिर इतिहास बोध का स्वरूप। गुप्त जी के काव्य में इतिहास का जो बोध है उसके बारे में भी हमें जो घटनाएं थी उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, वे इतिहास को वर्तमान की समस्याओं को समझने और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देने वाला माध्यम मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि इतिहास जो होता है वो वर्तमान की जो समस्या है उसको समझने में हमारी मदद करता है, और भविष्य के निर्माण में भी एक प्रेरणा का माध्यम बनता है। ठीक है, इन्होंने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं को भी पुनर्पाठ अपने युग में आवश्यकताओं के अनुसार किया है, दोबारा से उनके बारे में भी चीजें लिखी है। इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समीक्षा। गुप्त जी इतिहास को वर्तमान से अलग करके नहीं देखते। ठीक है, यानी जो इतिहास है वो वर्तमान से अलग नहीं है, वे अतीत की महानता के सामने वर्तमान भारत की कमजोरियों को रखते हैं कि अतीत हमारा कितना महान था, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। ठीक है, और हम कितने कमजोर हैं, हमारे यहाँ पे कितनी बुराइयां हैं, इन सब चीजों को भी इन्होंने जागरूक किया है, लोगों के सामने रखा है। इस तुलना का उद्देश्य जो है वर्तमान को अपमानित करना नहीं था, बल्कि समाज को जागृत करना था कि अपने गौरवशाली इतिहास से कुछ सीखो। फिर मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी गुप्त जी के काव्य का मूल उद्देश्य जो था मनुष्य के भीतर मानवीय गुणों का विकास करना था। उनके लिए धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर मानवता का मूल्य था। ठीक है, यानी वो प्रेम, करुणा, सहानुभूति, त्याग, सेवा और सहयोग को जीवन के सर्वोच्च आदर्श मानते थे। गुप्त जी के काव्य में अगर हम देखेंगे तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? मनुष्य के भीतर जो मानवीय गुण है उसका विकास करना है। फिर उनके लिए धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर मानवता के मूल्य को विस्तृत करना था। प्रेम वगैरह, करुणा, सहानुभूति, त्याग, ये जो आदर्श है इसको ये बेहतर मानते हैं। नौवां पॉइंट है साकेत और यशोधरा। इसमें मानवीय संवेदना, यानी साकेत जो है इनकी रचना, इसमें राम कथा को इन्होंने मानवीय धरातल पे प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए उर्मिला के विरह के बारे में लिखा है। देखिए वनवास में कौन गए थे? राम जी गए थे, उनके साथ सीता माता गई थी। ठीक है, और लक्ष्मण जी गए थे। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता, ये तीनों कहाँ पे गए थे? वनवास में गए थे। लेकिन लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, ठीक है, जिनका नाम था उर्मिला, उनको तो वो घर पे छोड़ गए थे। यानी उर्मिला ने जो 14 वर्ष विरह में बिताए हैं, ठीक है, यानी लक्ष्मण जी से जो अलग होकर बिताए हैं, ठीक है, जो दुख में बिताए हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया कि उर्मिला का विरह जो है केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि कर्तव्य के लिए मौन त्याग का प्रतीक है। यानी उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने इस विरह को त्याग दिया था। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, उर्मिला सभी अपने निजी हितों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को रखते हैं। ठीक है, यानी अपने खुद के फायदे की जगह जो कर्तव्य है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और मानवतावाद का समन्वय। गुप्त जी ने राष्ट्रवाद संकीर्ण, आक्रामक नहीं है। गुप्त जी का जो राष्ट्रवाद है वो संकीर्ण नहीं है या आक्रामक नहीं है, बल्कि वो देश और संस्कृति से प्रेम करते हुए भी समस्त मानवता के कल्याण की कामना कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए जो सच्ची राष्ट्रीयता वो वही है जिसे समाज में समानता है, लोगों को न्याय मिले, प्रेम स्थापित हो, समाज में सहयोग स्थापित हो। ठीक है, इसी को ये क्या मानते हैं? सच्ची राष्ट्रीयता मानते हैं। फिर निष्कर्ष में आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य जो है राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र को जगाने का काम करता है, समाज में सुधार लाने का काम करता है, इतिहास बोध यानी अपने इतिहास के बारे में हमें बोध कराता है, जानकारी देता है, मानवतावाद का सुंदर समन्वय हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाया है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया है, नारी और उपेक्षित पात्र जो है इनको साहित्य में प्रतिष्ठा दी है। ठीक है, उनके लिए इतिहास मृत अतीत नहीं है, बल्कि वर्तमान को सुधारने और भविष्य बनाने की प्रेरक शक्ति भी है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपके में टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पंत जी, यानी जो पंत जी हैं और उनकी जो प्रकृति है उसके बारे में बताना है। तो सुमित्रानंद पंत जो है ये कौन है? छायावादी है। ठीक है, यानी छायावाद के स्तंभ है। तो छायावाद में लिखते थे, और इनको हिंदी साहित्य का सुकुमार प्रकृति कवि भी कहा गया है। यानी इनका काव्य जो है उसमें संवेदना का विकास आपको मिलेगा। हिमालय के जो सुंदर
प्राकृतिक वातावरण है उसका वर्णन भी मिलता है। फिर इनकी कविताओं में आपको पर्वत, वन, धूल, फूल, बादल, झरने, चांदनी, उषा, संध्या, पक्षियों की चहचहाट, ठीक है, बादलों का गरजना, पर्वतों से गिरते हुए जल की आवाजें, ये सारी चीजों का चित्रण इनके रचनाओं में मिलता है। पंत के लिए प्रकृति केवल बाहरी दृश्य नहीं है बल्कि एक जीवंत और संवेदनशील सत्ता है, ठीक है, वो प्रकृति को जीवंत मानते हैं और मनुष्य के जीवन से जोड़कर अपनी रचनाओं में लिखते हैं। उनकी आरंभिक कविताओं में प्रकृति का कोमल, रंगीन और सौंदर्य जो मैं रूप है वो दिखाया गया है। यानी जो इनकी जो कविताएं हैं शुरुआत की, उसमें प्रकृति का कोमल, रंगीन और सौंदर्य में चित्रण दिखाई देता है। वे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसे कभी माता, कभी प्रेयसी और कभी मित्र के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण का मतलब होता है कि जब प्रकृति को मानव के समान दिखाया जाए, जैसे कभी प्रकृति को माता के रूप में, कभी प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में, कभी मित्र यानी सखा के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। फिर उनकी प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्ध कृति जो है उसमें पल्लव आ जाता है, वीणा आ जाता है, गुंजन हो जाएगी, ठीक है, ग्रंथि हो जाएगी, ये सब क्या है, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य की प्रधानता आपको दिखेगी, ठीक है, प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा है। वे प्रकृति के रंग, गंध और संगीत को अत्यंत चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। पंत की जो प्रकृति चेतना है केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं रहती, बाद के काव्य जो है उसमें प्रकृति उनके लिए दार्शनिक चिंतन बन गई है, विश्व मानवता का प्रेरणा भी बन गई है, ठीक है। और प्रकृति के माध्यम से वो जीवन की एकता, परिवर्तन और सौंदर्य का संदेश देते हैं। इस प्रकार पंत का जो प्रकृति काव्य है वो बाहरी सौंदर्य से प्रारंभ होकर मानवीय और आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचता है। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा की मूल्य चेतना। महादेवी वर्मा की कविता में जीवन मूल्यों की गहरी चेतना दिखाई देती है। उनकी मूल्य दृष्टि का आधार करुणा, प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और मानवता है, ठीक है। यानी महादेवी वर्मा की जो कविता है इसमें जीवन मूल्यों की गहरी चेतना दिखाई देगी आपको, ठीक है। महादेवी वर्मा ने जीवन मूल्यों के बारे में लिखा है, करुणा, प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, मानवता, स्त्री की दुर्दशा, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी कविता में व्यक्तिगत वेदना होती है, यानी आपको रुला देगी, ठीक है। फिर भी ये केवल निजी दुख तक सीमित नहीं है बल्कि ये संपूर्ण मानव जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति बन जाती है। जैसे मान लो इनकी एक रचना है गुंगिया। गुंगिया में एक फीमेल कैरेक्टर है, महिला स्त्री कैरेक्टर है, उस गुंगिया का दुख दिखाया है, ठीक है। वो केवल उस गुंगिया का दुख नहीं है, यानी गुंगिया उसका नाम क्यों पड़ा है, मतलब वो बोल नहीं पाती, वो गूंगी होती है, ठीक है। तो इसका इन्होंने अपनी कहानी का नाम ही गुंगिया रखा हुआ है। तो उस गुंगिया में एक महिला के दुखदायी जीवन के बारे में बताया गया है और उससे फिर पूरे समाज में जो महिलाओं के साथ दुख है उससे जोड़ के आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर महादेवी वर्मा जो है ये दुख को निराशा नहीं बल्कि मनुष्य को संवेदनशील और परिष्कृत बनाने की शक्ति मानती है। यानी दुख जो होता है केवल निराश नहीं करता बल्कि हमको मजबूत बनाता है, परिष्कृत बनाता है, ठीक है, संवेदनशील बनाता है। उनके काव्य में प्रेम प्राप्ति की अपेक्षा समर्पण और त्याग का भाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर उनका अज्ञात प्रिय लौकिक प्रेमी के साथ साथ किसी व्यापक आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है। यानी अज्ञात प्रिय लौकिक प्रेमी केवल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक सत्ता है उसको महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। फिर उनकी मूल्य चेतना में नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का विशेष स्थान है, ठीक है। यानी इनकी जो रचनाएं होती है उसमें नारी स्वतंत्रता की बात मिलती है, आत्मसम्मान को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। उन्होंने नारी को केवल त्याग या सहनशीलता की मूर्ति मानने वाली सामाजिक दृष्टि का विरोध किया है। उनके साहित्य में मनुष्य के साथ साथ पशु, पक्षी, संपूर्ण जीव जगत के प्रति करुणा दिखाई देती है। उनकी प्रतीकात्मक भाषा विशेष रूप से दीपक, अंधकार, पथ और रात्रि के प्रतीक, संघर्ष, आशा और आत्मल जैसे जो मूल्य हैं इसको ये व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा का जो साहित्य है उसमें संवेदना दिखेगी, आत्मिक स्वतंत्रता दिखेगी, लोक मंगल की भावना दिखेगी, ठीक है। इनकी जो इन्होंने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया यानी दीपक के रूप में, अंधकार के रूप में, पथ और रात्रि के प्रतीक के रूप में, संघर्ष, आशा, आत्मबल के प्रतीक के रूप में इन्होंने यूज किया है, ठीक है। जीवन के जो दुख है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर राम नरेश त्रिपाठी, अगला पॉइंट है हमारा राम नरेश त्रिपाठी का महत्व। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग और छायावाद के बीच में एक महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है। इन्होंने हिंदी कविता को राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदना और ग्रामीण जीवन से जोड़ा है। इन्होंने हिंदी कविता को किससे जोड़ के दिखाया, राष्ट्रीय चेतना से, ठीक है। प्रकृति प्रेम भी इन्होंने उसके बारे में लिखा है, मानव की जो संवेदनाएं है उसके बारे में लिखा है, गांव का जो जीवन होता है उसके बारे में लिखा है। इनकी रचना में आपको देशभक्ति भी दिखेगी, इसके साथ साथ कर्म और त्याग और सेवा का संदेश भी देखने को मिलता है। उनकी रचना जो है, प्रमुख रचना जो है इसमें काव्य रचनाएं मिलन, पथिक और स्वप्न है। इनमें प्रेम, प्रकृति के साथ साथ राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भी व्यक्त हुई है।
उनके पात्र जो है व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा समाज और राष्ट्र के हित को भी ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। उनकी कविता में प्रकृति स्वतंत्र और विस्तृत रूप में दिखाई देती है। समुद्र, पर्वत, वन और ग्रामीण वातावरण का चित्रण मिलता है। ठीक है, यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है उसमें प्रेम के बारे में भी लिखा है, प्रकृति के बारे में भी लिखा है। ठीक है, और इनके जो जो कविताओं में जो पात्र होते हैं उसका व्यक्तिगत सुख को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, इनकी कविताओं में आपको स्वतंत्र और विस्तृत रूप दिखाई देगा। समुद्र के बारे में, पर्वत, वन, ग्रामीण वातावरण यानी प्रकृति के साथ साथ गाँव के वातावरण के सौंदर्य के बारे में भी लिखते हैं। फिर त्रिपाठी जी एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान इनका क्या है कि लोक साहित्य के क्षेत्र में है। यानी इन्होंने गाँव में जो प्रचलित लोकगीत है उनका भी संग्रह, उनका भी संपादन किया है, उनको भी लिखा है। ठीक है, और इससे हिंदी साहित्य में लोक जीवन यानी लोगों का जो जीवन है, ग्रामीण जो संस्कृति है, सामान्य जनता की जो भावनाएं हैं उसको भी सम्मान मिला है। उनकी भाषा सरल है, भावपूर्ण है और प्रभावमयी है। ठीक है, उन्होंने खड़ी बोली की काव्य क्षमता को भी विकसित किया है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं और समाज सुधारक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से अत्यधिक प्रभावित हुए थे ये, और इन्होंने साहित्यिक मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं उनके। ठीक है, उन्हीं के ग्रुप में माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को सामाजिक जागरण यानी समाज को जागरूक करने, राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बना लिया था। उनकी कविताओं में आपको देशभक्ति देखने को मिलेगी, हिंदी प्रेम, समाज सुधार, धार्मिक आडंबरों का विरोध मिलेगा। जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, पाखंड है, अशिक्षा है, सामाजिक बुराई है, इस पे इन्होंने खूब व्यंग करा है। ठीक है, उनकी रचनाओं की भाषा जो है बोलचाल के निकट है, यानी आसानी से लोग समझ पाते हैं, सरल भाषा है, हास्य व्यंग से पूर्ण है। वो गंभीर सामाजिक समस्याओं को विनोदपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा, राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार का प्रचार किया है। उनके साहित्य में प्राचीन परंपरा के साथ साथ आधुनिक चेतना का भी समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने क्या किया है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है, ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक और पत्रकारिता परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है, और हिंदी को जन जागरण यानी जनता की भाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नाथूराम शर्मा, शंकर और सियाराम शरण गुप्त, इनके बारे में तो नाथूराम शर्मा शंकर जो थे ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि में गिने जाते हैं। इनकी जो कविता है इसमें आपको राष्ट्रीयता, समाज सुधार, धार्मिक चेतना, व्यंग ये सब दिखता है। ठीक है, समाज में जो कुरीति हैं, बुराइयां हैं, जो रूढ़िवादिता हैं और विदेशी शासन के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में इन्होंने खुलकर लिखा है। ठीक है, इनकी रचना क्या है, सुधारवादी है, यानी सुधार करने की बात करती है, उपदेशात्मक है। वे कविता को समाज के नैतिक निर्माण का माध्यम मानते हैं। उनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृत तत्सम शब्दों का उपयोग करते हैं, खड़ी बोली में लिखते हैं, परंतु उसमें प्रवाह भी है, प्रभावशीलता भी है। ठीक है, इन्होंने छंद और अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय और सुधारवादी कविता को आगे बढ़ाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब सियाराम शरण गुप्त, ये जो है हिंदी के प्रमुख राष्ट्रीय और मानवतावादी कवि माने जाते हैं। इनकी कविता जो है गांधीवादी विचारधारा का इस पे बहुत प्रभाव है। सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा, सामाजिक समानता, ठीक है, इन मुद्दों पे इन्होंने लिखा है। इन्होंने गरीब लोग, दलित लोग, किसान, स्त्री और पीड़ित जो मनुष्य थे उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। इनकी प्रमुख कृतियों में मौर्य विजय हो गया, अनाथ हो गया, दूर्वा दल हो गया, विषाद हो गया, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। और सरल भाषा का उपयोग करते हैं, स्पष्ट भाषा है, भावपूर्ण है, आसानी से समझ सकते हैं। कठिन अलंकारों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, बल्कि सहज अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल अलंकार की जगह सहज अभिव्यक्ति पे फोकस करते हैं। और इनकी जो काव्य है इसमें राष्ट्रीय भावना का जानकारी मिलेगी। विश्व बंधुत्व यानी विश्व में एकता स्थापित करना, मानवीय करुणा का संदेश देती है। इस कारण ये द्विवेदी युग और परवर्ती हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में माने जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी कवि हैं। ठीक है, इनकी भाषा जो है हिंदी कविता की सबसे मौलिक और प्रयोगशील भाषाओं में से एक है। इन्होंने भाषा को विषय, भाव और परिस्थिति के अनुसार बदलने की स्वतंत्रता अपनाई है, यानी अपनी भाषा को बदल देते हैं विषय के हिसाब से, भाव के अनुसार से या परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा को बदल देते हैं। इसलिए उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ गंभीरता, बोलचाल की सहजता, लोक भाषा की जीवंतता और व्यंग्य की तीक्ष्णता, ये सारी चीजें इसमें मिलती है। फिर राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी रचनाओं में उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, सामसिक और ओजपूर्ण है। ठीक है, यानी इसके विपरीत वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और कुकुरमुत्ता में जो भाषा है सरल भाषा और बोलचाल के निकट यथार्थवादी जो चीजें है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, यानी इन इनकी जो
रचना है, अगर आप राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास जैसी रचनाओं से देखोगे तो वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, ठीक है। लेकिन इनके विपरीत विपरीत इनकी जो भाषा है वो तोड़ती पत्थर या भिक्षुक पढ़ोगे, कुकुरमुत्ता पढ़ोगे, ठीक है। ये सब क्या है, सरल भाषा में है ताकि लोग ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। इन रचनाओं को आसानी से नहीं समझा जाता, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको आसानी से समझ सकते हैं। निराला ने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देशज और लोक प्रचलित जो शब्द थे इनका भी खूब प्रयोग करा है, ठीक है। इनकी भाषा में आपको ध्वनि, लय, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, इन सब का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने परंपरागत जो छंद है उसके अनुसार मुक्त छंद का विकास किया है और कविता को क्या बनाया, कृत्रिम बंधनों से मुक्त बनाया है, ठीक है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है, यानी हर एक छंद का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। कभी कभी उनकी भाषा जो है उसमें सामासिकता और नए प्रयोगों के कारण कठिन हो जाती है। कुछ जगह पे इन्होंने क्या करा है, नए प्रयोग करे हैं, जिसकी वजह से इनकी भाषा कई जगह पे कठिन हो जाती है। लेकिन ये जो कठिनता है उनकी भाव और गहराई और मौलिकता से जुड़ी हुई है। निराला ने क्या करा है, हिंदी काव्य भाषा को नई शक्ति दी है, नई स्वतंत्रता और नई आधुनिकता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में विन्यस्त इतिहास, उनके काव्य में जो इतिहास है, संस्कृति है, राष्ट्रीय चेतना है, मानवीय पक्ष है, इसकी आपको पड़ताल करनी है। तो जयशंकर प्रसाद जो है ये भी छायावादी कवि हैं, ठीक है। इनके काव्य में आपको भारतीय इतिहास, हमारी संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव और मानवतावाद का अद्भुत समन्वय मिलता है। इन्होंने अतीत की जो गौरवशाली घटनाएं हैं, जो सांस्कृतिक परंपरा है, इसको आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, ठीक है। मनुष्य के भीतर छिपे उच्च मानवीय मूल्यों को अपनी कविता का इन्होंने आधार बनाया है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है उसमें कामायनी आ जाती है, आंसू, झरना, लहर, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है। इतिहास बोध का स्वरूप, जयशंकर प्रसाद जो है इतिहास को केवल बीती घटनाओं का संग्रह नहीं मानते, बल्कि उसे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का प्रेरणा मानते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद जो है इतिहास में जो बीती हुई घटना है, ठीक है, केवल उसका संग्रह ना मान के वर्तमान और भविष्य के निर्माण की भी बात करते हैं। इन्होंने भारतीय जो इतिहास है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, ठीक है, उसको गौरवशाली अध्याय को अपने साहित्य में पुनर्जीवित किया है, ठीक है। इनके चाहे आप नाटक देख लो या इनकी कविता देख लो, सब में आपको भारतीय संस्कृति की महानता दिखेगी, वीरों के बारे में जानकारी मिलेगी, आत्मसम्मान का चित्रण मिलता है। फिर भारतीय संस्कृति का गौरव, प्रसाद जी जो है भारतीय संस्कृति के महान उपासक हैं, भारतीय संस्कृति को बहुत मानते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य में भारतीय जीवन दर्शन यानी हमारी जो फिलॉसफी है, आध्यात्मिकता, त्याग, करुणा, प्रेम, समन्वय, विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर कामायनी, इनका जो रचना है कामायनी, यानी प्रसाद जी की जो महान कृति है कामायनी, उसमें भारतीय संस्कृति और दर्शन के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो मनु है, श्रद्धा है, ईर्ष्या है, ये सब क्या है, ये प्रतीक है, इसके कैरेक्टर है, ये प्रतीक है। और इनके माध्यम से इन्होंने जीवन के ज्ञान, जीवन की भावनाएं, कर्म, इन सब चीजों के बारे में बताया, ठीक है। ये जो इनकी कृति है केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आधुनिक जो मनुष्य है उसकी जो मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास है उसके लिए भी एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है। आज भी ये प्रासंगिक है, ये मत सोचना कि उस समय लिखी गई थी तो उस समय के समाज के हिसाब से, ये आज भी प्रासंगिक है। फिर राष्ट्रीय चेतना का स्वर, जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है उसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, ठीक है, राष्ट्रीय भावना है, देश के प्रति प्रेम है, ठीक है। इनका जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान, हमारा आत्मगौरव, हमारे राष्ट्रीय एकता पे आधारित है। इनकी प्रसिद्ध कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसमें क्या है, भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है, सांस्कृतिक महानता है और राष्ट्रीय गौरव है, इसका बहुत ही प्रेरणादायक चित्रण इसमें मिलता है। फिर अतीत और वर्तमान का समन्वय, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान जीवन से जोड़ा है। वो मानते थे कि अतीत से प्रेरणा लेकर ही मानव समाज को मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इतिहास और संस्कृति, जो जो हमारा इतिहास है और जो हमारी संस्कृति है उसको आज के यानी वर्तमान से जोड़ा है, और अतीत से प्रेरणा लेते हैं और वर्तमान को, जो समाज है उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक जो पात्र हैं उसको आधुनिक आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनका साहित्य जो है केवल ऐतिहासिक नहीं रहता बल्कि समकालीन भी बन जाता है। मानवीयता का व्यापक स्वर, प्रसाद जी के जो काव्य हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मानवतावाद। इनके अनुसार मनुष्य संसार का सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने मनुष्य के प्रेम, करुणा, सहानुभूति, त्याग और नैतिकता को जीवन का आधार माना है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या है, मानवतावाद को सबसे ऊपर माना है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सहानुभूति है, जो त्याग है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इन्होंने जाति, धर्म, वर्ग, ये जो भेदभाव होता है इससे ऊपर उठकर पूरे मानवता के कल्याण की बात करी है। कामायना, ये जो इनकी कामायनी रचना है इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण, कामायनी में जो मनु है
ये मानव जाति के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। श्रद्धा जो है वो प्रेम और विश्वास और करुणा का प्रतीक है, जबकि जो इड़ा है ये बुद्धि और विज्ञान का प्रतीक है। ये सब क्या है, प्रतीक के रूप में इन्होंने लिखा है, ठीक है। प्रसाद जी बताते हैं कि केवल बुद्धि या केवल भावना से जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य का वास्तविक विकास तभी संभव है जब ज्ञान और भावना का क्या हो, एक संतुलन हो। फिर आधुनिक युग में प्रसाद की प्रासंगिकता। आज भी जयशंकर प्रसाद का साहित्य जो है अत्यंत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव, मानवीय मूल्य, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उनके काव्य में आपको देखने को मिलती है। वह वर्तमान समय में भी समाज को नई दिशा देती है। उनका साहित्य क्या है, आधुनिक मनुष्य को संतुलित, संवेदनशील और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी जयशंकर प्रसाद का काव्य जो है भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद का अद्भुत संगम है। कामायनी क्या है, कामायनी जैसी जो अमर रचना है इसके माध्यम से उन्होंने ज्ञान, भावना और कर्म के संतुलन पे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको हरिओत कहा जाता है, ठीक है, इनके काव्य की आपको प्रवृत्तियां बताना है। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी थी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखने में समर्थ कवि हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने खासकर हमारी जो संस्कृति है, हमारा आदर्श, प्रेम, प्रकृति का सौंदर्य, इसका चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, नैतिक आदर्श, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर लिखा है। अब इनकी जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको बताना है, आदर्शवादी प्रेम की भावना। यानी इनके काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, आदर्श प्रेम की बात करते हैं। इन्होंने प्रेम को केवल स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है वहां तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे त्याग के रूप में, समर्पण के रूप में, सेवा और पवित्रता के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इनकी जो कृति है प्रिव प्रवास, इसमें राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं है बल्कि लोक कल्याण और मानवता का प्रतीक बन जाता है, ठीक है। फिर उनके प्रेम में वासना नहीं है, वासना की अपेक्षा इन्होंने आध्यात्मिकता और आदर्शवाद को महत्व दिया है। फिर भारतीय संस्कृति और आदर्श जीवन, हरिओद जो है भारतीय संस्कृति के महान उपासक थे। उनके काव्य में भारतीय सभ्यता, नैतिक मूल्य, धर्म, कर्तव्य, आदर्श जीवन का प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को त्याग, सेवा और प्रेम और मानव कल्याण की संस्कृति माना है, ठीक है। उनके पात्र जो हैं भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इनकी जो कविता है इसमें क्या है, देखो, यह हमारी संस्कृति को सबसे बेस्ट मानते हैं। इनकी कोई भी काव्य आप पढ़ लो उसमें आपको भारतीय सभ्यता दिखेगी, हमारे नैतिक मूल्य दिखेंगे, ठीक है, हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य और आदर्श जीवन के बारे में आपको बताया गया होगा। कोई भी इनकी कविता उठा लो उसमें आपको कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति है, यानी भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो त्याग है, जो सेवा है, जो प्रेम है, जो मानव कल्याण है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना। हरिओद का जो काव्य है इसमें आपको सांस्कृतिक, आदर्शवादी, ठीक है, ये सांस्कृतिक और आदर्शवादी है, और सांस्कृतिक आदर्शवादी होने के बाद भी इसमें राष्ट्रीय भावना भी आपको दिखेगी, ठीक है, राष्ट्र के बारे में भी लिखा है। इन्होंने भारत का जो गौरवशाली अतीत है, यानी जो हमारा इतिहास है उसकी याद दिलाई है हमको, और समाज में जो आत्म गौरव यानी राष्ट्रीय एकता की भावना है इसको भी मजबूत किया है, ठीक है। इनकी कविता में आपको देश प्रेम की भावुकता ही, केवल मतलब देश प्रेम भावुकता नहीं बल्कि जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है, हमारा जो नैतिक जागरण है, इसके रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण, इन्होंने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है, ठीक है, ऋतुओं के बारे में, जंगल के बारे में, ठीक है, उपवन के बारे में, फूल, नदी, चंद्रमा, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और प्रकृति के माध्यम से इन्होंने प्रेम के बारे में, विरह के बारे में, आनंद और करुणा के बारे में भी वर्णन किया है। फिर मानवतावाद और लोक मंगल की भावना, हरिओद के काव्य में मानवता और लोक कल्याण की भावना भी आपको बहुत विकसित दिखेगी। इनके अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो केवल स्वयं तक सीमित ना रहकर समाज और मानवता के कल्याण का रास्ता खोले, ठीक है। उनके पात्र जो है व्यक्तिगत सुख त्याग करके समाज और लोकहित को अधिक महत्व देते हैं। इसी कारण उनका काव्य केवल प्रेम काव्य नहीं है बल्कि मानव मूल्य के काव्य भी बन चुका है। नेक्स्ट है नैतिकता और यथार्थवाद। हरिओद का जो साहित्य है उसमें आपको नैतिक आदर्श भी दिखेगा। उसमें आपको सत्य, त्याग, कर्तव्य, संयम, सेवा और सदाचार, इसको भी जीवन के सर्वोच्च मूल्य माना गया है। इनकी कविता में क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको पाठकों को आदर्श जीवन की बातें की गई है, ठीक है, यानी एक बेहतरीन जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ से मिलती है, यानी ये शिक्षात्मक प्रवृत्ति है, हमको शिक्षा देता है इनका काव्य। फिर काव्य की साहित्यिक महत्व, यानी इन्होंने क्या करा है, हिंदी कविता को नई विषय वस्तु, एक अच्छी परिष्कृत भाषा, कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन्होंने ब्रज भाषा से आगे बढ़कर खड़ी बोली को महाकाव्य रचना का योग्य सिद्ध करा, ठीक है, क्योंकि पहले ब्रज भाषा का ही प्रयोग ज्यादा होता था काव्य में, इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है। और दोनों में वैसे लिखते हैं, इनकी रचनाओं में आपको आदर्शवाद, संस्कृति, प्रेम, प्रकृति और मानवता
जो है इसका समन्वय देखने को मिलता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी जो हरिओत है हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदर्श प्रेम की बात की है, भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति सौंदर्य और नैतिकता और मानवतावाद के बारे में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।